हूं सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन बड़ी खबरों पर मैं माइक ऑन कर रही हूं खास आपके लिए, एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात होगी कि क्या टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन क्या टारगेट उनके पीए नहीं खुद शुभेंदु अधिकारी थे? आज इसकी बात करेंगे। इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि क्या हार का खूनी बदला लिया गया है पश्चिम बंगाल में। जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, वो इशारा इसी तरफ करते हैं। क्या हार के बाद खूनी बदला लिया गया और इस खूनी बदले की तफ्तीश कहां तक जाएगी और किसे हवालात पहुंचा सकती है, आज इसकी बात होगी। इसी के साथ आज बात करूंगी विजय पथ कैसे बन गया है अग्निपथ। विजय के लिए सीएम के रास्ते खुल गए थे, लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है उनका जीत का जश्न अभी रोक दिया गया है। विजय की जीत को पराजय में कौन बदल रहा है, आज इसकी बात होगी। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी बिहार की नई जोड़ी कौन सी है। बिहार की वो नई जोड़ी जिससे अब बिहार में तहलका मच गया है। कौन पूछ रहा है सम्राट और नीतीश की इस जोड़ी के बारे में, आज आपको यह भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी बंगाल। उसको मर्डर कर दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय ने। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है। अभी हॉस्पिटल जाना 8 घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए। मणिपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক। आज की सबसे बड़ी खबर यही आपको बता रही हूं कि क्या शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे, क्या शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर अभी भी हैं। कल बीती रात उनके पीए की हत्या की जो खबर आई, उन तस्वीरों से पूरे पश्चिम बंगाल में एक तरह से बहस छिड़ गई है। ये तस्वीरें देखिए, जब शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर आई तो ये तस्वीरें आई। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई थी और अंदर चंद्रनाथ का शव मिला। जब तक चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। ये तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए। चंद्रनाथ रथ शव, उनका शव किस तरह गाड़ी में मिला। उन्हें वहां से उनके समर्थकों ने और जो लोकल लोग थे उन्होंने उठाकर अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि गाड़ी में उनके साथ जो ड्राइवर था और उनका एक और सहयोगी था उसे भी गोली लग गई थी। ये तस्वीर सामने आई। चंद्रनाथ रथ को कैसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, गाड़ी पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। और इसके बाद जो अगली तस्वीर आई वो भी आपको दिखाती हूं, कैसे चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया अस्पताल के अंदर। सबसे पहले यही तस्वीरें आई थी और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स और जो पूरी मेडिकल टीम थी वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि उनकी हालत कैसी है। 6 गोलियां चंद्रनाथ रथ पर चलाई गई। उनके सीने में गोली लगी, उनके पेट में गोली लगी। लेकिन इसके बाद जो अस्पताल के बाहर हुआ वो भी आपको दिखा देती हूं। अस्पताल में हंगामा हुआ और आज पश्चिम बंगाल में कई जगह बीजेपी समर्थकों ने हंगामा किया, सड़क जाम कर दी। ये तस्वीरें आई हत्या के विरोध में, किस तरह से सड़क जाम कर दी गई और ये कहा गया कि चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को पकड़ा जाए। शुभेंदु अधिकारी आपको गोली कर अब आपको ये बताती हूं कि आखिर हत्या कैसे हुई, कैसे 50 मिनट के अंदर और 50 सेकंड के अंदर गोली मारी गई। 50 मिनट का पूरा घटनाक्रम रहा, जरा आपको बताती हूं। रात 10:10 पर जो पीए है चंद्रनाथ, उनकी कार हाईवे से घर की तरफ मुड़ी
उसके बाद 10:20 पर घर से 200 मीटर दूर गाड़ी का रास्ता रोका गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने आकर रास्ता रोका। गाड़ी पर फायरिंग 10:20 पर हुई। ड्राइवर को भी गोली लगी और उनका जो सहायक था साथ में उसे भी गोली लगी। 10:25 पर इलाके के जो लोग हैं और पुलिस वो मौके पर पहुंचे और जो तस्वीर आपने अभी देखी, चंद्रनाथ रथ को उठाकर अस्पताल ले गए। 10:40 पर चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया, यानी कि उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन आपको यह बताती हूं कि क्या वाकई टारगेट चंद्रनाथ रथ थे या फिर टारगेट शुवेंदु अधिकारी थे। यह मैं क्यों कह रही हूं, यह भी जान लीजिए। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि असली निशानदार तो शुवेंदु थे। इस दावे की वजह है हथियार और कत्ल का तरीका। जिस एसयूवी पर हमला हुआ उसमें शुवेंदु सफर करते थे। चुनाव के दौरान इसी गाड़ी में बैठकर उन्होंने प्रचार किया। एसयूवी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड भी लगा था। अब नेता विपक्ष के तौर पर शुवेंदु गाड़ियों पर बोर्ड लगाया करते थे। पीटीआई की रिपोर्ट में हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे भी हुए। हमलावरों ने वारदात में 5 गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। पहली गाड़ी से शुवेंदु के पीए की गाड़ी का रास्ता रोका गया। 4 बाइक्स की मदद से एसयूवी का रास्ता ब्लॉक किया गया। चंद्रनाथ ड्राइवर की बगल वाली वीआईपी सीट पर ही बैठे थे, जहां पर अमूमन शुवेंदु अधिकारी बैठते हैं। हमलावरों ने चंद्रनाथ पर करीब 10 गोलियां दाग दी। अपराधी ऐसी घेराबंदी हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए ही किया करते हैं। जिस तरह से 4 बाइक्स आई, गाड़ी से रोका गया। सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। अब ये जो ऑस्ट्रियन पिस्टल है, इसकी कीमत ही 7 लाख रुपए है। गैर कानूनी तौर पर इसकी कीमत तकरीबन यानी कि इलीगल मार्केट में 20 लाख तक हो सकती है। ये पिस्टल आमतौर पर छोटे अपराधी नहीं रखते हैं। जो पेशेवर किलर है, ट्रेंड अपराधी हैं, वो ही ऐसे हथियार रखते हैं। अब चंद्रनाथ को लगी 2 गोलियां दिल के आर पार हुई और ये इस बात का सबूत है कि जो किलर हैं वो शार्प शूटर थे। तय करना चाहते थे कि टारगेट किसी हाल में बच ना पाए। गवाह खत्म करने के लिए ड्राइवर को भी गोली मार दी गई और साथ बैठे सहायक को भी गोली मार दी गई। इसीलिए ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि क्या शुवेंदु टारगेट थे। और सिर्फ जो परिस्थितियां हैं वही नहीं, वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ता और शुवेंदु अधिकारी के जो सहयोगी हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। खुलकर कह रहे हैं शुवेंदु टारगेट। अभी बीजेपी सब टीएमसी का गुंडा को मोदी जी बचाइए। हम नरेंद्र मोदी जी के चरण छू के बोल रहे हैं, ये विचार करवाइए। अपना शुवेंदु अधिकारी मेन लीडर है, उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, उनका पीए को हत्या किया गया है, इसके आप विचार करिए। टीएमसी किया है, हाँ टीएमसी किया है। हम बोल रहे हैं कि 8 घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए। 8 घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए। कालीघाट से शुरू करेंगे और नॉर्थ बंगाल तक जाएंगे। 8 घंटे के लिए खोल दीजिए हमारा हाथ। ममता दी ने करवाइए, ये खून ममता दी ने करवाइए। प्लानिंग का तहत हो रहा। दीदी का जो तांडव था वो अपने रंग में नहीं कर पाई, जनता ने उसका जवाब दिया। शुवेंदु अधिकारी को नहीं मार पाएंगे तो उनका पीए को मार के हम समझा रहे हैं ना। और मैं आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देती हूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग कर दी गई है और राज्यपाल ने विधानसभा को भंग किया है। राज्यपाल ने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है, भंग कर दिया गया है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही है हमारे साथ। मनोज्ञा, जरा बताइए, ये बड़ी खबर है क्योंकि सब पूछ रहे थे कि भाई ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा। राज्यपाल ने आखिरकार विधानसभा भंग की।
जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी था क्योंकि आज ही अंतिम तारीख थी विधानसभा की और उस मियाद के खत्म होते ही ये विधानसभा की तारीख और इसका पूरा वर्चस्व इस बार के लिए खत्म हो जाता है। अब अगली विधानसभा की तैयारी हो जाएगी, यानी कि कल के बाद से ये तैयारी हो जाएगी कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन होंगे और विधानसभा दल के नेता कौन होंगे। उसके साथ ही क्योंकि एक बात है कि चुनाव आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो राज्यपाल को जाकर विधायकों की सूची देते हैं और बताते हैं कि किस दल ने बहुमत हासिल किया है। उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई होती है। क्योंकि 7 तारीख मियाद थी, अगर उसके पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा देती तो वो एक सौजन्य के तौर पर देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा दे, लेकिन हर समय क्योंकि ये परिपाटी रही है, ये एक परंपरा रही है, इसलिए वो हर मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा देते हैं कि हम जनता का संदेश और उनका जनादेश मानते हैं, इस आधार पर आकर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में ये सबको पता था कि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है तो भी 7 तारीख को ये विधानसभा भंग हो जाएगी, इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और अब अगली विधानसभा को बनाने की और अगली विधानसभा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, जो कि 9 तारीख को होगी, जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और विधायक दल का नेता बीजेपी से कल तय हो जाएगा दोपहर के समय और उसके बाद तय हो जाएगा कि मनोज, देखिए यही बात चर्चा हो रही थी कि क्या पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले ये बड़ी हत्या होती है। उसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या टारगेट पर वहां के भावी मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी का नाम आया, लेकिन इसी सब के बीच खबर ये आ रही है कि भंग कर दी गई है विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका। अब चंद्रनाथ रथ जिनकी हत्या की गई, शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे। आपको बताती हूं कि उनकी हत्या आखिर क्यों की गई, कौन थे चंद्रनाथ रथ जिन्हें लेकर इतने सवाल आज पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल और शुभेंदु अधिकारी को जानते हैं वो चंद्रनाथ रथ को भी अच्छी तरह जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी के करीबियों में चंद्रनाथ की गिनती सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के रूप में होती जाए। कई सालों से शुभेंदु के परछाई की तरह वो रहा करते थे। चुनावों के दौरान भी शुभेंदु के साथ सक्रिय रहते थे। भवानीपुर चुनाव में शुभेंदु की टीम का वो अहम हिस्सा रहे। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे चंद्रनाथ। साल 2000 में चंद्रनाथ ने माध्यमिक परीक्षा पास की और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत वो एयरफोर्स में शामिल हो गए थे। वीआरएस लिया उन्होंने वहां से और शुभेंदु के पीए के रूप में काम करने लगे। इससे पहले चंद्रनाथ का परिवार टीएमसी से जुड़ा हुआ था। चंद्रनाथ की मां पंचायत समिति की सदस्य रही थी। शुभेंदु के साथ चंद्रनाथ का परिवार बीजेपी में शामिल हो गया। 30 अप्रैल को हंगामे के दौरान भवानीपुर में वो मौजूद थे। आपको याद है जो मिडनाइट ड्रामा हुआ जिसमें काफी हंगामा हुआ, ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गई थी 30 अप्रैल को। तब स्ट्रांग रूम में जब वो दाखिल हुई थी तो खबर यह है कि चंद्रनाथ रथ भी बीजेपी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। शुभेंदु की गैर मौजूदगी में उन्होंने स्थिति पर नजर बनाए रखी थी। अब विरोध के बाद टीएमसी का प्रचार वाहन वहां से हटाया था, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी उस दिन भी। तो वहां से प्रचार वाहन हटाने में भी उन्हीं की भूमिका थी। अब आपको यह बताती हूं कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हत्या की वजह बिल्कुल साफ है, ममता की हार। मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मना करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है, मैं उनका परिवार का साथ दूंगा। अब चंद्रनाथ की हत्या के बाद जो एक्शन हुआ, हत्याकांड के बाद मौके पर सीआईडी की टीम पहुंची है। जरा वो तस्वीरें भी देखी, क्योंकि अब जब बीजेपी की शपथ ग्रहण होगा तो सबसे पहले लोग सवाल यही पूछेंगे कि चंद्रनाथ रथ के हत्यारे पकड़े गए क्या। सीआईडी अपने काम में लग गई है। हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंची और वहां पर देखिए किस तरह से जो वहां पर गोलियां चलाई गई और उन कारतूसों के जो खोखे मिले उन्हें भी पुलिस ने बरामद किया है और वहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके लगातार तफ्तीश की जा रही है। तो ये भी हुआ है। अब आपको ये भी बताती हूं कि इस तफ्तीश के साथ साथ पुलिस क्या कह रही। पुलिस को इस हत्या के पीछे क्या एक प्री प्लान्ड साजिश नजर आती है। जांच और हमले के पैटर्न कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।
घटनास्थल से चंद्रनाथ के घर की दूरी केवल 170 मीटर थी। घर पहुंचने में चंद्रनाथ को केवल 1 मिनट लगता। चंद्रनाथ के घर पहुंचने का समय हमलावरों को पहले से पता था। हत्या से पहले लंबे समय तक रेकी भी की गई और इसके सबूत मिले। सीसीटीवी फुटेज में कई बार देखी गई हमलावरों की गाड़ी। वारदात वाले इलाके में भी कई बार दाखिल हुई यही गाड़ी, यह भी बताया जा रहा है। अब हमलावरों को इलाके के रास्तों की पूरी जानकारी थी। भागने के लिए सटीक जो एस्केप रूट है उसका इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सिलीगुड़ी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी जब्त की। जांच में पता चला कि गाड़ी की नंबर प्लेट ही फर्जी है। पकड़ी गई गाड़ी का चैसिस नंबर भी मिटाया गया था। तो ये सब जानकारी तफ्तीश के जरिए सामने आ रही है। अब आपको बताती हूं कि चश्मदीद जो वहां पर मौजूद था, जिसके आंखों के सामने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, वो क्या कह रहे हैं? उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था। तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया, उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना। गोली चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी? एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था, साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया। पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया। मेरे को तो वही लग रहा है, एकदम साथ में। मेरे को लगा ऐसा कि कोई पूछताछ कर रहा है, लेकिन वो सीधा गोली चला दी। जब आपके सामने हुआ था? मैं 150 मीटर की दूरी में था पीछे। सेकंड लगाया, सेकंड एकदम एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं ना, जो वो आए और चले गए। प्री प्लान था पूरा, आपको लग रहा है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है एकदम प्री प्लान है। उसके बाद गाड़ी उनकी गाड़ी यहाँ अस्पताल तक कैसे लाया गया? ये भी वो वहाँ के पब्लिक थे, लोकल पब्लिक। वो लोकल पब्लिक ने कराए। वहाँ पे भीड़ लगा था। पहले तो उधर ट्राई कर रहे थे, वहाँ से फिर दौड़ा के फिर इधर लेके आए। अब सीसीटीवी के जरिए एक और तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुए हैं चंद्रनाथ रथ की हत्या के 50 सेकंड और इन्हीं 50 सेकंड में चंद्रनाथ की मौत की साजिश नजर आ रही। चंद्रनाथ रथ के आखिरी 50 सेकंड इन तस्वीरों में कैद हैं। वीडियो की शुरुआत में चंद्रनाथ की सफेद स्कॉर्पियो नजर आती है। ठीक 6 सेकंड बाद पीछा कर रहा एक संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है, जो रुककर अपने दूसरे साथी का इंतजार कर रहा था। अगले ही सेकंड दूसरा संदिग्ध भी फुटेज में दिखाई देता है और दोनों मिलकर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। 30 सेकंड बाद तीसरी बाइक भी चंद्रनाथ के पीछे जाती नजर आती है और फिर 20 सेकंड बाद दो संदिग्ध इसी रास्ते से वापस जाते दिखाई देते हैं, जिसका सीधा मतलब है केवल 50 सेकंड में ही चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दिया गया। एक गाड़ी सामना सामनी खड़ा था और वहाँ पे अगल बगल जितना आदमी था वो लोग बोल रहा था कि बाइक वाला यहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट से स्टे कर रहा था। अच्छा। और बस यही जब तक गाड़ी में कोई स्टिकर लगा हुआ था? हाँ, विधानसभा का चंद्रनाथ का गाड़ी में तो ऑब्वियसली जो स्टिकर लगा रहता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसके आगे कोई गाड़ी खड़ा होता, उसका रास्ता रोकी? हाँ, एक निशान माइक्रा बोल के एक गाड़ी खड़ा था, वो गाड़ी उनको सामने से ही स्टे करके रखा था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले से ही घात लगाकर चंद्रनाथ रथ का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बाइक सवार संदिग्ध तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, लेकिन वो गाड़ी जिसने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके रोका था वो कैद नहीं हुई। तो क्या गाड़ी में बैठे हमलावर पहले ही उस इलाके में मौजूद थे? क्या हमलावरों को चंद्रनाथ के घर पहुंचने का समय पता था? 9:30 से 10-11 के अंदर ही वो घर में चले जाते थे। अच्छा, यानी यही टाइमलाइन है वो जो करते थे। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये इसका पूरा रेकी किया गया था, जानकारी थी अपराधियों को? एकदम गाली तो पूरा सुनसान ही था, कोई इलाका में कोई था ही नहीं। 10-10:30 बजे के बाद वोट हुआ है, सब इलाका शांत है सर। उस टाइम फाका ही था मोटा मोटी। और ऐसे ही रहता है रात को? ऐसा ही रहता है एकदम। जहां चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, जिस जगह पर हमलावरों ने चंद्रनाथ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, उससे कुछ मीटर दूर पूरे हत्याकांड के सबूत भी मिल रहे हैं।
इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बिल्कुल थोड़ी दूर पर यानी महज 20 मीटर के दूरी पर जो है ये एक गोली जो दागी गई है उसका कारतूस का जो है उसका पीछे वाला हिस्सा वो मिला है और ये सुबह मिला है। और मैं आपको बताऊं जहां पर ये अपराध हुआ है वहां से महज 20 मीटर के दूरी पर इस गोली का जो है हिस्सा मिला है। और मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि बार बार एक रेकी करके इस अपराध को अंजाम दिया गया है। हालांकि पूरे हत्याकांड की फॉरेंसिक जांच हो रही है, SIT बना दी गई है, लेकिन 50 सेकंड के CCTV फुटेज से साफ है कि हमलावरों को चंद्रनाथ के एक सेकंड की खबर थी। हमला अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां आरोप लगा रही है कि सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में आ गई। দোষীরা শাস্তি পাক, আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো पूरा तृणमूलेरी साजानो गोल। जब इतने आरोप लग रहे हैं तो टीएमसी क्या कह रही है ये भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी पर ही ये आरोप लग रहे हैं। ऐसे में टीएमसी ने बयान दिया है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद टीएमसी का पहला बयान क्या आया? वो कह रही है कि हम चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करनी चाहिए। हम इस मामले में हर संभव कार्रवाई की मांग करते हैं। अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है ताकि हत्याकांड के दोषियों की पहचान की जा सके। लोकतंत्र में हिंसा, राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। तो ये टीएमसी ने बाकायदा पोस्ट करके बयान जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद आरोप ममता बनर्जी और भाईपो यानी कि अभिषेक बनर्जी पर लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। बीजेपी के नेता शिशिर बजोरिया इस हत्याकांड के पीछे खुलकर नाम ले रहे हैं। जरा सुन लीजिए। हमारा आरोप सीधे सीधे यहाँ के 2 तृणमूल के नेताओं की तरफ है। तृणमूल में तो 2 छोड़ के और तो कोई है ही नहीं। कौन? नंबर 1 भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व विधायक श्रीमती ममता बनर्जी, जिन्होंने हार को नहीं स्वीकार के बोला हम हारे नहीं हैं, चोरी किया गया और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जो यहाँ पर भाईपो के नाम से जाने जाते हैं, युवराज अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो आया है जो 2 महीने पहले क्या बोलते हैं, बंगला में बोलता हूँ क्योंकि वीडियो बंगला में है। ओदेर बोलो रथ के भालो करे राखबे, रथ मतलब चंद्रनाथ रथ, ना होले उल्टो रथ जेते होबे। हाँ, रथ यात्रा में उल्टा रथ चलता है, बट मनुष्य का उल्टा शरीर कब चाहता है? जब वो मृतक होता है। ये बोले हैं मार्च महीने में। अब बीजेपी के आरोपों पर अभिषेक बनर्जी का भी बयान आ गया। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि सबको बोलने का अधिकार है, जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। Everyone has got the right to speak. It's a democratic forum, democratic party. We will take it up legally. It's very unfortunate. I've spoken on it yesterday. अब आपको ये भी बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की कल रात हत्या हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि उनके किसी सहयोगी की हत्या हुई हो। ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना। शुभेंदु के सहयोगियों की पहले भी मौत हुई है। 2013 में प्रदीप झा पूर्व निजी सहायक थे, कोलकाता में संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हुई। 2018 में शुभ्रत चक्रवर्ती उनके बॉडीगार्ड थे, मेदिनीपुर में खुद को गोली मार ली। और 2021 में पुलक लाहिरी ये काउंटिंग एजेंट थे और संदिग्ध हालत में मौत का दावा है। लेकिन अभी तक जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई, वो जिस तरह उनके पीए की हुई उस तरह की खबर नहीं आई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या हमेशा से इस तरह के एक थ्रेट में या फिर इस तरह के एक हमले के टारगेट पर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है। अब आपको दिखाती हूं एक तस्वीर जो आज आई है थोड़ी देर पहले। हावड़ा के शिवपुर में बमबाजी हुई है। ये तस्वीरें देखिए।
वहां पर बमबाजी हुई और उसके बाद धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहां पर बम फोड़े गए और इसके बाद पूरे थाने को भी घेरने की खबर आई क्योंकि लोगों ने विरोध किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें घायल हुए, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा नहीं रुक रही है। ये मैं क्यों कहती हूं, क्योंकि आज की भी एक खबर आई। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में शिवपुर के चौड़ा बस्ती इलाके में ये बमबाजी हुई, जिसकी तस्वीर आपने देखी है। वहां पर बम चलाए गए। बमबाजी की घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इसके बाद वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए। कई दुकानों में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश हुई। पुलिस थाने को घेरने की खबर आई। बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं और टीएमसी नेताओं के नेतृत्व में यह मारपीट की गई, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाकर थाने को घेर लिया। स्थिति कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया है। अब शपथ ग्रहण से पहले इस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर सुरक्षा बल कर रहे हैं, लेकिन तनाव जो है वो लगातार फैल रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। ये जो आपने तस्वीर देख रहे हैं, ये भारी पुलिस फोर्स देखिए किस तरह से तैनात किया गया है। ये बवाल के बाद की तस्वीर है। जो बवाल मैंने आपको बताया हावड़ा में, उसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स को पेट्रोलिंग के लिए उतरना पड़ा। इसमें सेंट्रल फोर्सेस भी हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में खासकर जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद अब तनाव बना हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि आखिर वो डर कर क्यों रहेंगे। जरा सुनिए वहां पर लोग कह रहे हैं क्या, जब वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें डराने का और बमबाजी का। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईंटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। तो हमारा भाजपा का माइनॉरिटी सेल का हावड़ा जिला का प्रेसिडेंट है, उसका ऊपर और पहले 21 साल में भी ये जो सामी मोहम्मद है यहाँ पे बोरे, वो NIA के केस में बेल में बाहर है अभी। वो लोग आज 12-15 बोमा और 7-8 राउंड गोली चलाया हुआ है हमारा कार्यकर्ता के ऊपर। तो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बम फेंके गए, हमें धमकी दी गई, लेकिन आखिरकार हम क्यों डरेंगे, हम अब डरने वाले नहीं हैं। अब पश्चिम बंगाल के बाद रुख करते हैं तमिलनाडु का, जहां पर विजय के लिए एक बड़ी जीत के बाद यह तय माना जा रहा था कि वो सीएम बनने वाले हैं। लेकिन क्या अब विजय सीएम नहीं बन पाएंगे? उनके विजय पथ को किसने अग्निपथ में तब्दील कर दिया है, आज आपको वो दिखाती हूं। अब आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रही हूं। तस्वीर जो आई है हमारे पास, विजय किस तरह से गवर्नर से मिले। विजय गवर्नर से मिले हैं। ये तस्वीर देखिए। अब 24 घंटे के अंदर विजय ने गवर्नर से 2 बार मुलाकात कर ली, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। वो सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि विजय के सीएम बनने की राह में आखिर रोड़ा कौन अटका रहा है। कैसे तमिलनाडु में विजय को छोड़कर एक वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी है, और क्या ये हो सकता है, उसका गणित क्या है, ये भी आपको समझाती हूं। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया है? राज्यपाल ने 4 सवाल पूछे हैं। 112 विधायकों के साथ सरकार कैसे बनाएंगे? 112 एमएलए के साथ सरकार स्थित कैसे रहेगी, क्योंकि अभी उनके और कांग्रेस के नंबर मिलाकर 112 ही हो रहे हैं। कौन कौन सी पार्टियां टीवीके को समर्थन देंगी, और यह भी कि बहुमत साबित करने का भरोसा कैसे देंगे। अब इन सब सवालों के बीच बड़ी खबर यह भी है कि क्या विजय कोर्ट जाएंगे? राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विजय।
यह भी खबर है, राज्यपाल नहीं दे रहे सरकार बनाने का न्योता। गवर्नर से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं विजय और राज्यपाल मांग रहे हैं 218 समर्थक। अब यह बहुमत का आंकड़ा है, विजय के पास बहुमत से 6 विधायक कम। अब आपको यह बताऊं कि विजय को लगता है कि उनकी सरकार बनाने से उन्हें रोका जा रहा है, इसीलिए वो सीधे सीधे कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। अब आपको यह भी बताती हूं, कोर्ट अगर जाएंगे विजय तो यह मामला कानूनी दांवपेच में फंस जाएगा, लेकिन विजय का मानना है कि उनको रोका जा रहा है और राज्यपाल उन्हें न्योता नहीं दे रहे हैं सरकार बनाने का। अब आपको कुछ गणित समझा देती हूं। गणित क्या है, कैसे विजय की यह सरकार बन सकती है, विजय की यह सरकार कैसे बन सकती है, उसका एक गणित समझिए। अगर विजय सीएम बनेंगे तो उन्हें चाहिए बहुमत का आंकड़ा जो कि 118 है। अब 118 का आंकड़ा कैसे बनेगा? कांग्रेस से समर्थन की बात कही है, 5 है उनके पास सीटें, टीवीके के पास 107 है, ये सिर्फ 112 है, यानी बहुमत के लिए 6 विधायक कम है, अभी बहुमत नहीं छू पाएंगे। अब दूसरा एक विकल्प आपको बताती हूं कि कैसे विजय सरकार बना सकते हैं। विजय के पास 107 है, मैं 107 इसलिए कह रही हूं क्योंकि 108 वो 2 सीटों से लड़े थे, तो अब उन्हें 1 सीट से हटना पड़ेगा, तो 107 ही होंगे उनके पास। कांग्रेस 5, IUML 2, CPI 2, CPM 2, अगर ये सब साथ आ जाए तो कुल 118 होंगे। लेकिन क्या ये सरकार स्थिर होगी? क्योंकि एक भी अगर विधायक हिला तो सरकार गिर सकती है। अब एक और आंकड़ा क्या है, टीवीके 107, कांग्रेस 5 और AIADMK 47। अगर AIADMK 7 आ जाती है तो ये सरकार बन सकती है, लेकिन क्या AIADMK 7 आएगी? क्योंकि AIADMK तो किसी और के साथ ही जाने की तैयारी कर रही है। AIADMK क्या कर रही है वो भी आपको बताती हूं। खबर ये आ रही है कि विजय तमिलनाडु में एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। अब वो नया समीकरण क्या है? AIADMK और DMK में चल रही है बात। विजय को रोकने के लिए यह गठजोड़ काम कर सकता है। सत्ता के लिए 6 दशक की जो अदावत है वो DMK और AIADMK भूल सकता है। DMK गठबंधन के पास 73 विधायक है, AIADMK गठबंधन के पास 53 विधायक है, तो DMK और AIADMK मिलकर 126 का आंकड़ा हो जाता है। ये गठबंधन बना तो विजय सीएम नहीं बनेंगे। DMK और AIADMK का गठबंधन आसान भी नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं और इतने साल का जो ये अदावत रही है उसे सत्ता के लिए क्या ये दोनों पार्टियां खत्म कर देंगी? सवाल ये। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। ये तस्वीर देखिए, पुडुचेरी से आ रही है। पुडुचेरी के रिजॉर्ट में AIADMK के विधायक वहां पहुंच रहे हैं। अब ये जो विधायक पहुंच रहे हैं ये क्यों पहुंच रहे हैं? क्या AIADMK के अंदर एक टूट का डर लग रहा है? और अगर ये AIADMK टूटती है तो किसकी सरकार बनाएगी, विजय की या किसी और की? अब आपको जरा ये बता देती हूं। अब ये भी समझ लीजिए गणित। तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि AIADMK के जो विधायक हैं वो रिजॉर्ट में पहुंच रहे हैं। एक बड़ा धड़ा AIADMK का विजय के समर्थन में है। वो चाहते हैं कि वो विजय के साथ मिलकर सरकार बना ले। AIADMK के MLA अब विजय के साथ जा सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। पुडुचेरी के रिजॉर्ट में AIADMK के 25 MLA जुटे हैं, जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई। अब 7 MLA मिल जाए तो संख्या बल 32 हो जाएगी। अलग होने के लिए यही आंकड़ा चाहिए, यानी 2/3 का आंकड़ा, क्योंकि अगर ये आंकड़ा मिल जाएगा तो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा, और अगर दल बदल कानून लागू नहीं होगा तो वो आसानी से विजय के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। इसीलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। 2/3 बहुमत के लिए 32 चाहिए, तब टीवीके 107 और AIADMK 32, यानी उनके 2/3 139 विधायक, यानी विजय की सरकार आसानी से बन जाएगी। तो ये भी एक आंकड़ा है जो आप देख रहे हैं। अब आपको आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु से लिए चलते हैं बिहार, जहां पर सम्राट सरकार का एक बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ है। 32 मंत्रियों ने शपथ लिए और शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी भी शामिल हुए। मंच पर PM मोदी थे और साथ ही थी बिहार की ये नई पावर जोड़ी। तो PM मोदी ने पटना में किस तरह से इस नई जोड़ी को आशीर्वाद दिया, सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए। और
पीएम मोदी और नीतीश कुमार मंच पर एक साथ थे। नीतीश कुमार ने गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी को और उसके बाद देखिए, और हम चाहेंगे बिहार के लोग एक बार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत हृदय से अभिनंदन। अब आपको दिखाती हूँ कि जब मंच पर पहले तो प्रधानमंत्री को गले लगाया और उसके बाद जब मंच पर नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके लिए नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका तो राजनीतिक विस्तार उन्होंने देखा है, तो हाथ रखकर एक तरह से सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये देखिए, नितिन नबीन को सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। मंच पर सब नेताओं से वो मिले, प्यार और सम्मान दिया नितिन नबीन को, वो देखने लायक है। इसी के साथ अब आपको दिखाती हूं कि आज की हाईलाइट क्या रही। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज पिता के पैर छूकर दिन की शुरुआत की। उन्होंने नीतीश कुमार से बिहार की सत्ता में कदम रखने से पहले आशीर्वाद लिया और जब आशीर्वाद लिया तो ये तस्वीरें तो वायरल हुई, लेकिन उसके बाद उनकी वो तस्वीर आई जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। निशांत कुमार ने आज मंत्री पद की शपथ ली और निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। बिहार में पहले नीतीश और सम्राट की जोड़ी थी, लेकिन अब सीन बदल गया है। अब बिहार में सम्राट और निशांत की जोड़ी की चर्चा हो रही है। रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या ये बिहार की नई जोड़ी है, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार। सम्राट को जमीन स्तर की राजनीति का अनुभव है, निशांत कुमार से नई ऊर्जा, नई सोच की उम्मीद करता है बिहार। सम्राट लव कुश समीकरण से जुड़ा बड़ा चेहरा है, तो उधर निशांत से एनडीए का कुर्मी वोट बेस मजबूत होगा। सम्राट युवाओं पर आधारित नीतियां बना सकते हैं, निशांत पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, तो बिहार को तकनीक के क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। ये जोड़ी बिहार की पिछड़े राज्य की छवि तोड़ सकती है, आईटी इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी लागू कर सकती है। नीतीश के दौर में प्रशासन पर उनकी निजी पकड़ थी। नई जोड़ी टीम वर्क के जरिए बेहतर शासन दे सकती है। सम्राट चौधरी का लंबा राजनीतिक सफर रहा है, पहचान है, लेकिन निशांत के आगे पहचान बनाने की अभी चुनौती है। तो नीतीश की पहचान से निकलना आसान नहीं होगा। विपक्ष रबर स्टैंप बताकर घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सम्राट और निशांत को परफॉर्मेंस से जवाब देना होगा। तो निशांत कुमार अब सरकार का हिस्सा बन गए हैं और निशांत की शपथ पर क्या बोले निशांत, जरा ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर पिताजी के मार्गदर्शन में ही हम काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है पार्टी के वरीय नेताओं ने जेडीयू के, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूं और आगे भी जो पिताजी ने विकास की राह दिखाई है राज्य को, मैं भी उस विकास के क्रम को जारी रखूं। नीतीश जी जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, सब लोगों ने उनके अंदर में काम किया है। अब सम्राट चौधरी एक नए मुखिया होंगे और आपको उनके साथ काम करना होगा। जी हाँ, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जो पिताजी की जो विचारधारा रही है उसको जारी रखने का कोशिश करेंगे। जो उन्होंने किया है विकास को, उस क्रम को जारी रखेंगे। एज ए मंत्री जो भी रहेगा मेरे अधिकार क्षेत्र में, मैं उस तरफ से कोशिश करूंगा कि पिताजी की जो 20 साल किया उसको जारी रखा जाए और जो उनके अधूरे सपने हैं, जो समृद्धि यात्रा में जो उन्होंने वादा किया या 7 निश्चय 3 में जो वादा किया, उस काम को पूरा करूं, मेरी कोशिश। और जहां एक तरफ निशांत कुमार सत्ता में आए तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। रोहिणी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज किया, निशांत को मंत्री बनाने को कहा, चोर दरवाजे से एंट्री, बिना चुनाव लड़े मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पर बधाई दी। रोहिणी ने बिना नाम लिए नीतीश पर भी तंज किया। पोस्ट में नीतीश कुमार को कहा स्वयंभू नैतिक पुरुष और नीतीश को अनैतिकता का शिखर पुरुष भी बता दिया। 2005 से पहले यह नहीं होता था। रोहिणी आचार्य ने कहा कि रोहिणी ने लालू यादव को किडनी डोनेट की थी और तेजस्वी से विवाद से भी सुर्खियों में रही थी और अब एक बार फिर से
निशांत कुमार पर निशाना साधा है। लेकिन इस निशाने से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि बिहार में अब नई सरकार है और हर सरकार तमिलनाडु में जो बनेगी, बिहार में जो बन रही है और बंगाल में जो बनेगी, काम पर यहां की जाएगी। माइक ऑन है में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे।